हेलो बच्चों, आप लोगों के सामने मैंने क्या है पार्ट 1 जो है टेस्ट सीरीज जो हम लोग की चल रही है, जो गुरुकुल नीट अभ्यास जो है वो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स वाले चैनल पे। तो उससे देख के आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि भाई इस समय तो हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन तब भी क्या है एक दूरभाष जो है एक आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग क्या है मिल रहे हैं, और वो फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन क्या है तब भी ठीक है, चलता है सब कुछ, समय के अनुसार सब कुछ चलता है। बस हाँ, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ क्या है बेस्ट होगा। तो पार्ट 1 मैंने क्या है अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्ट 2 में जैसे 27 क्वेश्चन तक मैंने 1 से 27 क्वेश्चन तक, ठीक है, 9 तारीख वाली जो टेस्ट सीरीज था उसका मैंने डिस्कशन कर दिया है। अब 28 से 45 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप लोगों के पास पेपर भी होगा और मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहली चीज इसमें 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें कह रहा है। 28 क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हीनियन L इक्वल टू 8.4 इंटू 10 पावर माइनस क्या हो गया 3 हो गया। रेजिस्टेंस R इक्वल टू 6 ओम हो गया। V इक्वल टू 12 वोल्ट हो गया। कह रहा द करंट ऑफ द कॉइल I इक्वल टू 1 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली टाइम कितने समय में होगा। तो देखिए ये कितने समय में होगा, इसका मतलब ये टाइम यानी करंट इंक्रीज कर रहा है। और ग्रोथ ऑफ करंट मैंने LR सर्किट में पढ़ाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है भी, ठीक है। तो वहां I इक्वल टू क्या होगा, I नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी होगा। I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। अब इसी को सॉल्व करना है। I कितना है 1 है, ये कितना है 12 है, ये कितना है 6 है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस R कितना है 6 है, L क्या है 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, और ये T है। ये देखिए 6 से कितनी बार गया 2 गया, 1/2 हुआ, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 6 अपॉन 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये देखिए 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। यानी क्या कहने का मतलब ई टू पावर माइनस 6 अपॉन 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 टी इक्वल टू 1/2 हुआ। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं बिना लॉग के सॉल्व नहीं होंगे। ये देखिए लॉग अगर लेंगे तो लॉग बेस ही ई टू पावर माइनस 6 अपॉन 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 टी इक्वल टू लॉग 1/2 हो गया कि नहीं। ये देखिए लॉग बेस ही ई टू पावर एक्स यानी माइनस 6 अपॉन 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, टी इक्वल टू क्या बचेगा लॉग 2 इंटू 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन क्या 6। अब जानते हैं लॉग 2 की वैल्यू 0.6931 होती है बेस ई वाली, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6931 इंटू 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 6। जब इन सबों को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.97 आता है ये, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 मिली सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन कर रहा है फॉर ए आरएलसी सर्किट ड्राइवन विद द वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड, फॉर एन आरएलसी सर्किट ड्राइवन विद द वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड Vm, फ्रीक्वेंसी इतना, द करंट एग्जिबिट्स रेजोनेंस, द क्वालिटी फैक्टर। तो सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू क्या होता है एक्सियल रेजोनेंस अपॉन R होता है, एक्सी रेजोनेंस अपॉन क्या होता है R होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ होता है, क्या होता है बैंड विड्थ होता है, ठीक है, और 1/r रूट में L/c होता है। ये आपका क्वालिटी फैक्टर होता है, मतलब जो 29 क्वेश्चन का है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रहा है। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि एक्सएल आर क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट एल, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अपॉन आर। यही अगर 1/ओमेगा नॉट सी आर देता तो ये भी सही रहता, ये देता तो ये भी सही रहता, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है भाई। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सही हो गया।
अब चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन का देखते हैं क्या है, कैसे हैं। चलिए भाई 30 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 क्वेश्चन कर रहा है, द सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ए मच स्मॉलर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज द प्लेस्ड। मतलब एक क्या है, कैपिटल आर रेडियस का एक कॉइल है, इसके सेंटर पे एक छोटे आर रेडियस का एक कॉइल रखा गया है, ठीक है। टू कॉइल्स आर कंसेंट्रिक एंड इन द सेम प्लेन। द लार्जर कॉइल कैरीज ए करंट आई। अच्छा, लार्जर कॉइल में करंट कितना है, आई है। द स्मॉलर कॉइल इज सेट टू रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब ये इसी में रोटेट कर रहा ओमेगा से, अबाउट एन एक्सिस अलोंग देयर कॉमन डायमीटर, अबाउट एक्सिस अलोंग देयर कॉमन डायमीटर। Calculate the EMF induced in the smaller coil after a time t of its start of rotation। तो मतलब टाइम t पे इसका EMF आपको बताना है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो फ्लक्स फाई होता है वह क्या होता है, BA cos ओमेगा t होता है, ठीक है। BA देखिए नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रहा है ना, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रहा है। अब EMF क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो BA ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस साइन हट जाएगा। जहां B क्या होगा, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल है, ये बड़े वाले कॉइल के कारण B इसका होता है। एरिया छोटे वाले का होगा, तो यह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप जानते हैं छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। बताइए क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, जरूर होगा। इस तरह का ऑप्शन आपका क्या है, 4 वाला है, यानी इसमें कौन सही हो जाएगा, 30 में कौन सा सही होगा, 4 वाला सही होगा, ठीक है। 30 में 4 वाला। फिर देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 400 टर्न्स। प्राइमरी वाइंडिंग है हैविंग 4000 टर्न्स, गिविंग द आउटपुट पावर इज आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट। मतलब इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, ये देखिए। आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ एसी में काम करता है, और नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इफिशियंसी होती है आउटपुट पावर का मतलब VS IS अपॉन BP IP होता है, BP IP होता है। तो देखिए प्राइमरी वोल्टेज दे दिया है, प्राइमरी वोल्टेज 2300 दे दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज भी दे दिया है 230, प्राइमरी करंट भी दे दिया है, IP इक्वल टू कितना दिया है, 5 एम्पियर। IS आपसे पूछ रहा है, और ईटा भी दे दिया है 90/100, ये भी दे दिया है। तो बहुत सिंपल है, नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आप इसका यूज करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है। और ट्रांसफार्मर पे देखिए बहुत कुछ दिन से क्वेश्चन नहीं आया है, तो नीट में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें रख के आप IS की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। भाई BP पता है, IP पता है, VS पता है, ईटा पता है, तो क्या आप IS की वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। तो बताइए इस आधार पे कौन सा ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। इस आधार पे इसमें, ठीक है, आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। ईटा पता है आपको, VS पता है, IS सबको वैल्यू रख के यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका 31 का C आएगा, 31 का C 45 एम्पियर आ रहा है। अब चलते हैं 32 पे चलते हैं। 32 क्या है, 32 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए भाई 32 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है कैसे है। आइए भाई 32 क्वेश्चन, चलिए 32 क्वेश्चन। इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम ए करंट इज द इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, ठीक है। ये देखिए ये कौन कौन सा ग्राफ दिया गया है, ये आपका करंट हो गया और ये आपका टाइम ग्राफ दिया गया है। देखिए करंट और टाइम ग्राफ दिया गया है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 10 है और ये क्या है 0.5 सेकेंड है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका क्या दे दिया गया है, R इक्वल टू 100 ओम दिया है। आपसे D5 पूछ रहा है कि क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो ये देखिए करंट और टाइम ग्राफ है, करंट और टाइम ग्राफ के एरिया से चार्ज निकलता है भाई, करंट और टाइम ग्राफ के एरिया से चार्ज निकलता है। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस, बेस हो गया 0.5, हाइट हो गया 10, ठीक है। तो इसका मतलब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q इक्वल टू 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 कूलम आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आप जब इंड्यूस चार्ज देखेंगे, इंड्यूस चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, I dt होता है। I कितना होता है, E/R होता है।
और ये देखेंगे ई देखेंगे डी फाई बाई डी टी, डी टी डी कट गया यानी डी फाई बाई आर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, डी फाई इक्वल टू ई आर हो गया। डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई आर हो गया। देखिए डी फाई इक्वल टू ई आर हो गया, डी फाई इक्वल टू ई आर हो गया, या डी फाई इक्वल टू ई कितना होगा, ई, ठीक है, मतलब सॉरी क्यू कितना होगा, क्यू आपका 2.5 है, आर कितना है, आर आपका 100 है। तो बताइए इस आधार पे कौन सा आंसर होगा आपका, 250 वेबर होगा कि नहीं। तो 32 का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। 32 का कौन सा हो गया, तीसरा आंसर सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 33 पे चलते हैं। 33 क्या कर रहा है, 33 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 33 क्वेश्चन, जैसे कोई भी रॉड अगर क्या है, कोई भी रॉड, ध्यान दीजिएगा 33 क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी अगर रॉड क्या है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, इसकी लेंथ यल है, तो इसके O और A सिरे पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, आप सभी लोगों को पता है, इसका डेरिवेशन भी मैंने किया है, हाफ बी ओमेगा, ठीक है, यल स्क्वायर होता है। क्यों भाई, ये तो होता है हाफ बी ओमेगा क्या होता है, यल स्क्वायर होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हाफ बी ओमेगा यल स्क्वायर होता है O और A के बीच में, ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसका डेरिवेशन भी मैंने अपने करके यूट्यूब चैनल पे क्या है, पढ़ाते वक्त मैंने अपलोड किया है। तो O और A के बीच में है। अब करा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड, मतलब इस प्रकार की फीलिंग है, ऐसे ये है, ऐसे है, इस तरह से देखिए ये घूम रहा है, ठीक है, ये जो लंबाई है वह 2l है और ये जो लंबाई है वह 3l है, यानी आपको इसके बीच फाइंड करना है, ए बी के बीच केवल फाइंड करना है, पूरा यहां से लेके यहां तक नहीं फाइंड करना है, ए और बी के बीच में फाइंड करना। तो ए और बी के बीच में फाइंड करना होगा, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा, ये देखिएगा बी ओमेगा, यानी इतने का ही फाइंड करना है। तो 2l से लेके 3l तक लिमिट चलेगी, 2l से लेके, ये देखिए ये 2l हो गया, 2l से लेके 3l तक चलेगा, 2l से लेके 3l तक चलेगा, 2l से लेके 3l तक चलेगा। ये देखिए 2l हो गया और ये आपका 3l हो गया, तो 2l से लेके 3l तक चलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यहां पर 3l का होल स्क्वायर और -2l का क्या, होल स्क्वायर। भाई इसी के क्रॉस में केवल फाइंड करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, 9 में से 4 जाता है कितना, 5l स्क्वायर। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन इस पे सही है, 33 का ए वाला सही है। कौन सा सही है, ए वाला, यानी 1 सही है। ठीक है, अब चलते हैं 34 पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 34। क्या करा, 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, अभ्यास की शक्ति को पहचानिए। अभ्यास से कोई काम भी जो छोटा काम है, छोटा से छोटा काम भी आपको महान बना देगा। इन द सर्किट बिलो द की केस द क्लोज एट t इक्वल टू 0, in the circuit below the key k is the closed at t equal to 0, the current flowing through the batteries। सबसे पहली बात, एक बात बेटा याद रखिएगा, ठीक है, इंडक्टर के केस में मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। इंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर की को क्लोज किया जाता है, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने अंदर से कोई करंट पास नहीं करने देता है। ठीक है, पहले चित्र बनाते हैं तब समझाते हैं। देखिए जैसे ये क्या कर रहा है, 34वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बी है, ये की दिया गया है और ये देखिए ये इंडक्टर दिया गया है और ये रेजिस्टेंस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, और ये देखिए ये भी रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, ये भी रेजिस्टेंस दिया जा रहा है। तो एट टी इक्वल टू 0 पे ध्यान दीजिएगा, एट टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे जब की को क्लोज किया जाएगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, टी इक्वल टू 0 पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, ये इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब इसके अंदर से कोई करंट क्या है, नहीं जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं, यानी इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो करंट कैसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, यानी I इक्वल टू V बाई क्या होगा, R2 होगा T इक्वल टू 0 पे। वही T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इंडक्टर प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है, यानी इंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, इंडक्टर प्लेन वायर की तरह काम करता है। ये देखिए इंडक्टर प्लेन वायर की तरह काम करता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर प्लेन वायर की तरह काम करता है। देखिएगा प्लेन वायर की तरह काम करता है, तो जब प्लेन वायर की तरह काम करेगा तो इसका मतलब अब जो करंट होगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, दोनों में करंट बटेगा,
तो चलिए R1 और R2 क्या हो गया, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट आप निकाल सकते हैं। ये देखिए मेन करंट ये हो गई I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है भाई, अब करंट बांटना है हमको, ये तो टोटल करंट हो गया, हमको करंट किसमें, टोटल करंट ही निकालना था क्या, हाँ करंट थ्रू द बैटरी, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ही ना होता है, तो ये आपका टोटल करंट इस बैटरी से I हो जाएगा कि नहीं। तो ये T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो गया। हमेशा याद रहे, जब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर अपने लाइन से करंट नहीं पास करने देगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी जब यंग रहेगा, जब जवान रहेगा, T इक्वल टू 0 पे, तो याद रखिए अपने गली से किसी को पास नहीं करने देगा। लेकिन T इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब वह क्या है, बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, चलो भैया जो मन करे वो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हाल होता है इसमें, T इक्वल टू 0 पे इंडक्टर अपने लाइन से कोई करंट पास नहीं करने देता है। एकदम इस तरह याद रखिएगा, जैसे आप यंग हैं तो मजाल क्या है, गली में कोई क्या है आ जाए, ठीक है, किसी दूसरे गली का कोई बंदा आ जाए, समझ रहे हैं ना भाई बात को हमारे। और T इक्वल टू इन्फिनिटी अगर है तो कोई गम नहीं है, ओल्ड है तो जो मन करे वो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 34 का कौन सा होगा, तीसरा वाला सही होगा भाई। ठीक है, तीसरा वाला। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 35। देखिए भाई, जो भी क्वेश्चन है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी से रिलेटेड क्या है आपका आंसर होगा। चलिए 35 चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ उस पैटर्न की चीजें पूछी जाएंगी। 35 करा, इन सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए ये R है, ये L है, और ये C है, और ये मेन सोर्स वोल्टेज कितना भैया, कुछ नहीं है, मेन सोर्स वोल्टेज कोई कुछ नहीं है। तो ये देखिए ये कितना दिया है, 100 वोल्ट इसके क्रॉस दिया है, ये करंट दिया है, इसका रेजिस्टेंस भी दिया होगा, हाँ दिया है, 1 किलो ओम दिया है, और इसकी वैल्यू दे दिया है 2 माइक्रोफैरेड दे दिया है, और कह रहा है ओमेगा कितना दे दिया है, ओमेगा दे दिया है 200 रेडियन पर सेकंड दे रहा, कह रहा रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस L। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला काम हम करंट सर्किट में निकाल लें। करंट सर्किट में क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R होगा, यानी I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R होगा। V कितना है 100 वोल्ट, R कितना है 1000, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया 1, ठीक है, एम्पियर करंट हो गया, करंट निकल गया। अब देखिए आप जानते हैं कि रेजोनेंस के कंडीशन में XL और XC आपस में बराबर होता है, XL और XC आपस में बराबर होता है, यानी XL L की वैल्यू तो दिया नहीं है तो XL क्या हो जाएगा 1/ωc हो जाएगा। बोलो भाई 1/ωc हो जाएगा। आप जानते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो VL इक्वल टू क्या होगा, IXL होगा, या VL इक्वल टू I पता है 0.1, XL क्या 1/ωc, ओमेगा कितना है 200, और C कितना है 2 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 1 में 4 से डिवाइड करें, करीब 250 के आसपास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 250 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप जो हम समझा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, आखिरकार कुछ तो वोल्टेज होगा ना, रेजोनेंस के केस में दोनों के क्रॉस वोल्टेज आपस में क्या होता है, समान होता है भाई। जो इसके क्रॉस वोल्टेज होता है वही वोल्टेज क्या होता है, इसके क्रॉस होता है, तो वोल्टेज समान होता है। इस आधार पे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं 36 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैसे, चलिए भाई 36 क्वेश्चन क्या कहा है, 36 क्वेश्चन कह रहा है, ऑन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इनसाइड द अनदर एज शोन इन द फिगर, maintaining electrical contact between the tubes, the magnetic field be the perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves towards the other at a constant speed v, then the EMF induced in the circuit in the terms of V, L and V, where L is the width of each tube. L जो है प्रत्येक ट्यूब की क्या है, width है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चीजें दी गई हैं। ये देखिए ये यू ट्यूब दिया गया है, ऐसे इसी यू ट्यूब में क्या है, कोई और ट्यूब जो है, ठीक है, कोई और ट्यूब जो है v वेलोसिटी से, ये देखिए इसी तरह से थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, हाँ ये ऐसे है, और इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से ऐसे आके ऐसे, और ये क्या होता है यल, ये क्या होता है यल, ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, ये v वेलोसिटी से क्या आ रहा है, इधर आ रहा है भाई, v वेलोसिटी से दोनों इधर की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये बताइए,
आप जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह रॉड के शेप पे नहीं डिपेंड करता, उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, ये देखिए ये शेप पे नहीं डिपेंड करेगा, ये हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये जो यल है, ये यल है, इस पे डिपेंड करेगा। ये बताइए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी यानी v रिलेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। ये देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनके रिलेटिव वेलोसिटी v मिलकर कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। अब देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू क्या होता है? VVL, यानी v रिलेटिव अब v इंटू कितना यल, या v रिलेटिव कितना हो जाएगा? 2vb इंटू क्या यल हो जाएगा, 2vb यल हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने सही कराया था, जो आप लोगों के पास इसका आंसर पहुंचा होगा उसमें 1 पहुंचा होगा, 1 नहीं सही है भाई। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, कैंसिल थोड़ी करेगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो v मिलकर कितना होगा? 2v होगा, तो 2vvl होगा, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, हमने बाद में सही करा दिया था कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, अब जो जिस हिसाब से चेक हुआ हो। ठीक है, तो ये E इक्वल टू 2vbl होगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें 36 का कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। अब चलते हैं 37 में। 37 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए 37 क्या कहा जा रहा है। 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 क्वेश्चन कर रहा है, इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप ये LC ऑसिलेशन जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं से कैपेसिटर है चार्ज लिख करके लाते हैं और ये देखिए ये इंडक्टर लगा हुआ है, इससे हम जोड़ते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज कितना है? Q0 है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वह हाफ Q0 का स्क्वायर बाई क्या होगी? C होगी। और यही एनर्जी क्या होती है? धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, और चूंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी कहीं बर्बाद होती नहीं है, तो इसमें जो होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li0 का स्क्वायर होता है। मतलब ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। तो क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि दोनों में इक्वली शेयर कर गया, मतलब होगा ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए 100 जूल होगा तो धीरे धीरे कभी आएगा इसमें 50 जूल होगा तो इसमें 50 जूल रहेगा कि नहीं? ठीक है, और जब इसमें 0 आ जाएगा तो इसमें आपका 100 जूल आ जाएगा, इसमें अगर 0 है तो इसमें आपका 100 जूल आ जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसी अवस्था आ रही है ना, ठीक है, जब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज कर रहा है तो इसमें भी 50 जूल रह रही है, इसमें भी 50 जूल रह रही है। तो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए एनर्जी क्या है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो अगर एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इफ हाफ Q0 स्क्वायर बाई C इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? इसका 50% एनर्जी हो जाएगी, 50% एनर्जी। ये देखिए 50%, बोले भाई 50% एनर्जी हो जाएगी, और जब 50% एनर्जी होगी तो ये क्या हो जाएगा? U इक्वल टू हाफ Q0 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? C। ठीक है, अब मान लीजिए एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस टाइम चार्ज इन कैपेसिटर क्या है? Q है। ठीक है, इस समय जो चार्ज है जो है कैपेसिटर में वो कितना है? Q है। ठीक है, और Q है तो अब क्या होगा? एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर में होगा वो कितना हो जाएगा? हाफ Q स्क्वायर बाई C। और यह एनर्जी किसके बराबर होगी? क्योंकि 50% हुआ है ना, इक्वली शेयर किया है ना, तो 50% इसमें होगा, 50% इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ Q0 का स्क्वायर बाई C2। तो इसका मतलब ये देखिए, ये आपका 2C कट गया, यानी Q इक्वल टू Q0 का स्क्वायर बाई कितना हो गया? 2 आ गया, या Q इक्वल टू क्या हो गया? Q0 बाई √2 हो गया, Q0 बाई √2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तीसरा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआरटी में दिया है। ठीक है, अब चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है 38 क्वेश्चन? क्या कहा जा रहा है? आ जाइए भाई 38 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए, लगा लीजिए मेरे साथ। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड एंड रजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ, मतलब क्या क्या दिया है? ये देखिए 38 क्वेश्चन में आपका देखिए यल दिया है 20 मिली हेनरी, फिर आपका सी क्या दिया है? 100 माइक्रोफैरेड, आर क्या दिया है? देखिए 50 ओम दिया है। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द ईएमएफ V इक्वल टू कितना? 10 sin 314t। द पावर लॉस इन द सर्किट इज
पावर लॉस इन सर्किट इज, तो पावर लॉस इन सर्किट क्या होगा, देखिए पावर लॉस P इक्वल टू VRMS, ठीक है, VRMS का स्क्वायर इंटू R/Z का स्क्वायर, ठीक है। तो पावर P इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए पीक वैल्यू दिया गया है, तो VRMS निकालेंगे तो कितना होगा 10/√2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर का मतलब क्या 50 का स्क्वायर, प्लस XL, ये देखिएगा XL क्या होगा ओमेगा L होगा, ओमेगा L क्या होगा ओमेगा 314 और ओमेगा L कितना है 20 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन रहता है इनके क्वेश्चनों में, माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर यानी 1/314, और C कितना दिया है C 900 इंटू 10⁻⁻6 का, ठीक है, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एसी के क्वेश्चनों की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है, कई बार तो बच्चे 5-5 मिनट कैलकुलेशन में लगा देते हैं, तो बेटा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, देखिए फार्मूले बेस ही आएगा, VRMS का स्क्वायर VRMS IRMS cos फाई, या VRMS का स्क्वायर इंटू R/Z का स्क्वायर होता है, इन्हीं सब पे आएगा, लेकिन कैलकुलेशन होता है, इसीलिए इनके क्वेश्चनों के लिए थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इस तरह का पैटर्न नीट में तो 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ए वाला होगा 0.79 वाट, 0.79 वाट होगा, ठीक है ना। फिर देखिए 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ XY एज शोन, एन इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका कैसे मूव कर रहा है, देखिए किस तरह से ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ XY एज शोन, द ABCD जे कॉइल एडजेसेंट टू द, इस तरह से दिया है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल होता, अगर ये करंट कैरिंग कॉइल होता, अगर ये करंट इंक्रीज करता, तो याद रखिएगा इसमें इंड्यूस करंट की दिशा हमेशा के लिए ऐसे होती, मतलब ये कौन वाइज है क्लॉक वाइज है। यही अगर करंट डिक्रीज करता तो इसमें करंट एंटी क्लॉक वाइज होता, लेकिन ये करंट नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा कि इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, कौन आ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो ओपन स्टेट में है, किसी करंट कैरिंग वायर में है नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ये देखिए फ्लक्स इंक्रीज करेगा, लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो फ्लक्स क्या करेगा डिक्रीज करेगा, बताइए फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और आप जानते हैं कि फैराडे साहब ने यही बताया था कि जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इसमें करंट की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी, कोई एक हो सकती है क्लॉक, लेकिन जब इससे दूर जाएगा तो अब करंट की दिशा रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले क्लॉकवाइज रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रही होगी तो क्या क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसका सटीक ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, इसका सटीक ऑप्शन 39 का क्या है, पहला है कि द करंट विल द रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल, इलेक्ट्रॉन अगर गोज द पास्ट द कॉइल, ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 40 क्या कर रहा है भैया, 40 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कंडेंसर कैपेसिटी सी द चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V1, द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर देन कनेक्टेड टू द आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ठीक है, आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस क्या है L, द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर रिड्यूस टू V2। तो अब ये देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। सबसे पहले ये देख लीजिए कैपेसिटर में कितनी स्टोर एनर्जी हुई, हाफ C क्या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर दिया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर दिया, ठीक है, चलिए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर दिया है। अब यही जो एनर्जी है जब इंडक्टर कनेक्ट हुआ है तो इंडक्टर में क्या हो जाएगा, हाफ L I स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हाफ L I स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। भाई अगर देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 से V2 तक चेंज हो रहा है तो कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होगी वह हाफ C V1 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होगा, एनर्जी को स्टोर करने में जो कार्य करना पड़ेगा, और यही एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछ रहा था करंट थ्रू द इंडक्टर, तो ये बताइए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा रूट में C V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन कितना L। बोलिए कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, इसमें 4th वाला ऑप्शन जो है सटीक बैठ रहा है। तो 40 का कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा।
41 देखिए क्या कर रहा है, पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट टू एसी सोर्स ईएमएफ। देखिए 41 क्या कह रहा है, पावर लॉस आपको बताना है। चलिए देखिए 41 क्वेश्चन में आपको पावर लॉस बताना है, तो ध्यान दीजिएगा पावर लॉस जो होता है वह क्या होता है, Vrms, Irms और cos फाई होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पावर लॉस जो होता है Vrms, Irms, cos फाई होता है। या पावर लॉस का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, Vrms का स्क्वायर इंटू R बाई जेड स्क्वायर होता है। या पावर लॉस का फार्मूला जो होता है Irms का स्क्वायर इंटू R होता है। इनमें से तीनों में से किसी का भी प्रयोग होता है। cos फाई पावर फैक्टर होता है जो R बाई जेड के बराबर होता है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस आपको पता है, तो ये Vrms का मतलब ये देखिए E का स्क्वायर है, R अपॉन ये एलसीआर सर्किट का आपको पता है, तो क्या करना पड़ेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से ये पावर लॉस हो जाएगा। 41 का कौन सा ऑप्शन होगा, 4 वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, 4 वाला। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्या कर रहा है, कर रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। 42 क्वेश्चन एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज लूप एज शोन इन द फिगर एंड ईएमएफ V वोल्ट इज द इंड्यूस्ड इन द लूप, द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q कूलम वंस अलोंग द लूप एज। तो सबसे पहली चीज एक बात याद रखी रही है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, नॉन कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव में जो किया गया कार्य होता है वह जीरो नहीं होता है। तो अगर कोई चार्ज किसी पाथ पे चल रहा है तो इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल V होगा, यहां वर्क देखिए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। अगर यही प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तब तो यहां वर्क जीरो हो गया होता, ठीक है। तो यहां W इक्वल टू क्या होगा, वर्क QB होगा। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। और किया गया कार्य जो है पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर कौन सा होगा, 1 वाला आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए 43 वाला देखते हैं क्या है। 43 वाला क्वेश्चन, 43 वाला क्या कहा जा रहा है, चलिए भाई 43 वाला ऑप्शन क्या है। 43 इन द गिवन सर्किट in figure 1 and figure 2 are the ammeter just after key K pressed to complete the circuit the reading will be, ठीक है, मतलब in the circuit given in the figure 1 and 2 are the ammeter just after key K is the press to complete the circuit the reading will be। कितना रीडिंग होगा भैया, ये ध्यान दीजिएगा, कितना रीडिंग होगा ये आपको बताना है। तो ये बताइए जस्ट आफ्टर प्रेस। सबसे पहली चीज, अगर एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देता है। मतलब T इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर अपने लाइन से करंट को नहीं जाने देता है, नहीं जाने देता। मैं डीसी की बात कर रहा हूं, एसी की नहीं, डीसी की बात मैं कर रहा हूं। और T इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर, याद रखिएगा कैपेसिटर, ठीक है, अपने लाइन से करंट को आसानी से पास करता है। तो अब ये बताइए, इसका मतलब जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इंडक्टर यानी A2 क्या है, जो दूसरा अमीटर है वो कुछ रीडिंग नहीं बताएगा। जब करंट नहीं आएगा तो रीडिंग कैसा बताएगा, और जो पहला है वही करंट को बताएगा, जो पहला है वही करंट बताएगा। तो T इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर अपने लाइन से करंट को नहीं जाने देता है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर अपने लाइन से करंट को जाने देगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 43 का 4, मैक्सिमम इन 1 0 इन 2। और इसी का उल्टा याद रखिएगा, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर अपने लाइन से करंट को जाने देता है, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर अपने से करंट को ब्लॉक कर देता है। डीसी की बात कर रहा हूं, एसी की नहीं बात कर रहा हूं, डीसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी याद रखिएगा। फिर देखिए 44 क्वेश्चन क्या है। 44 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
44 क्वेश्चन करा है कॉइल ऑफ 40 हेनरी इंडक्टेंस इज कंडक्टर इन द सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड द कॉम्बिनेशन इज जॉइंट टू द टर्मिनल ऑफ ए 2 वोल्ट बैटरी द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। आप जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, L बाई आर होता है, L बाई आर होता है या CR होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है ना। यह वह समय है जितने समय में कोई भी इंस्टेंटेनियस चार्ज, ठीक है, ग्रोथ में अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए और डीके में अपने मैक्सिमम चार्ज का 37% हो जाए, इसी समय को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो यल आपको पता है, आर आपको पता है कि नहीं, यल कितना है, यल 40 है, 8 है, कितना हो गया, 5 हेनरी हो गया कि नहीं। फिर चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा इन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ करंट आर गिवन बाई E इक्वल टू 100 sin 30t। ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू 100 sin 30t, यानी E इक्वल टू क्या है, 100 sin क्या हो गया 30t और I इक्वल टू क्या हो गया 20 sin 30t माइनस क्या हो गया पाई बाई 4। क्या क्या दिया है, देखिए पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है कितना 100, पीक वैल्यू ऑफ करंट दिया है कितना 20, फाई कितना दिया है पाई बाई 4, देखिए फाई कितना हो गया पाई बाई 4। तो कह रहा एवरेज पावर कंज्यूम बताइए, तो पावर एवरेज कंज्यूम क्या हो जाएगा, पावर एवरेज, ये देखिए वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई हो जाएगा। तो ये क्या रखेंगे 100 बाई 2, 100 बाई रूट टू, 20 बाई रूट टू और ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 1 बाई रूट टू हो गया, कॉस पाई बाई 4 का मतलब 1 बाई रूट टू हो गया। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये क्या आएगा, जो एवरेज पावर आएगा वह 1000 अपॉन कितना आएगा, 1000 अपॉन रूट टू आएगा। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि वाटलेस करंट। तो आप जानते हैं कि वाटलेस करंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी करंट इस प्रकार से दी गई है, IRMS करंट दी गई है, तो ये देखिए मान लीजिए इससे जो एंगल है इसका वह फाई एंगल है, वोल्टेज से कितना एंगल है, ये देखिए VRMS से फाई एंगल। तो IRMS का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बताइए IRMS का जो ये कंपोनेंट होगा वह कितना हो जाएगा, ठीक है, IRMS cos फाई हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, IRMS sin फाई हो जाएगा कि नहीं। तो होता क्या है, वाटलेस करंट वह करंट होती है जब सर्किट का पावर लॉस 0 होता है, तो उस समय जो करंट होती है उसको हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं। तो ये बताइए IRMS cos फाई और VRMS के बीच का एंगल 0 है, क्या इन दोनों के कारण एवरेज पावर 0 होगा, नहीं, लेकिन IRMS sin फाई और VRMS के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसके कारण क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर 0 होगा, जिसके कारण पावर लॉस 0 होगा। तो वह करंट जिसके कारण पावर लॉस 0 हो, ठीक है, वह करंट वाटलेस करंट होती है। तो इसके कारण तो IRMS cos फाई के कारण तो 0 हो नहीं रही है, किसके कारण हो रही है, IRMS sin फाई के कारण हो रही है। तो यहां वाटलेस करंट कौन हो गई, वाटलेस करंट कौन हो गई, IRMS sin फाई। बोलिए IRMS कितना हो गया, I नॉट बाई रूट टू, 20 बाई रूट टू, साइन फाई कितना हो गया, sin 45, 1 बाई रूट टू, यानी आंसर क्या आ गया 10। अब बताइए इसका कौन सा टिक बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है, 45 का दूसरा ऑप्शन बेटा बैठ रहा है। 45 का कौन सा है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, टेस्ट 2 गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 2 हो गया आपका, ठीक है, जिसका मैंने फिजिक्स का पेपर जो मंगलवार को दिनांक 9 जून 2020 को हुआ है, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब फ्राइडे को फिर आपका क्या है, अगला पेपर है, ठीक है। इस अगले पेपर में आपका मॉडर्न फिजिक्स पूरा आएगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स कवर करेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बेटा बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम चीजें हम छोटी छोटी चीजें ही दे रहे हैं ताकि उसके इर्द गिर्द का आपका थियरी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस थियरी से रिलेटेड आपका वहाँ पे आ जाए बोर्ड में, मतलब आपके 26 जुलाई को जो भी पेपर हो उसमें आ जाए। तो मैं वही चीज़ कवर कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए आराम से पेपर को दीजिए और अभ्यास की शक्ति को समझिए, ठीक है। ये आपके पास जो अभी 40 दिन बचे हुए हैं आपके गोल्डन टाइम है, इस 40 दिन में आप चाहेंगे तो अपने आप को बहुत और तैयार कर सकते हैं। तो अपने सोए हुए दिमाग को, अपने सोए हुए मन को, अपनी अंतरात्मा को, ठीक है, जगाइए और अपने आप में कुछ करिए, ठीक है। ये जीवन जो हुआ है कुछ करने के लिए हुआ है, ठीक है। सबको एक दिन बेटा मर जाना है, याद रखिएगा भाई। बहुत लोगों ने कहा है, कहानी सुना होगा, आपके बाबा दादा सब लोगों ने कई जगहों पे है, ठीक है।
स्लोगन के फॉर्म में भी भाई, हर पतंग को एक दिन क्या है कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उसके पहले क्या है आकाश को छू के दिखाना है। बेटा इस बात को याद रखिएगा, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन इसके पहले आसमान को छू के क्या है दिखाना है। तो ये जीवन जो हुआ है एक दिन सबको क्या है, सबका नाश होगा, सब नश्वर होगा, चाहे बीमारी से चाहे अपने से कहीं से सब लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं, इसके पहले हमको अपनी जीवन की जो उपलब्धियां हैं, जीवन जो है उसको हमको सिद्ध करके यहां से जाना है। तो वही चीज है जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन इसके पहले आकाश को छू के क्या है दिखाना है। तो बेटा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये बातों को अगर ध्यान देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, नहीं तो आपका जीवन क्या है किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।